नमस्कार दोस्तों। कल हम डिस्कस कर रहे थे मार्क्स के जो विचार हैं रेवोल्यूशन के बारे में वो क्या हैं, और लेनिन के विचार रेवोल्यूशन के बारे में कैसे अलग हैं मार्क्स से। मार्क्स ने देखो कहा था प्रोलेटरिएट क्लास, यानी वो क्लास जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। देखो मार्क्स के जीवन काल में वेस्टर्न कंट्रीज में वर्कर्स के पास प्रॉपर्टी नहीं थी, तो इसी वजह से उन्हें कहा जाता था प्रोलेटरिएट क्लास। मार्क्स ने कहा था ऐसी क्लास ही रेवोल्यूशन लेके आएगी। मार्क्स एक और टर्म भी इस्तेमाल करते हैं, लंपेन प्रोलेटरिएट क्लास। देखो है तो ये भी वर्कर्स ही और इनके पास भी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन ये वर्कर्स अनऑर्गेनाइज्ड हैं, अनइंटरेस्टेड हैं, यानी इच्छुक नहीं हैं रेवोल्यूशन के लिए। इसीलिए मार्क्स कहते हैं लंपेन प्रोलेटरिएट क्लास भी रेवोल्यूशनरी क्लास नहीं है, यानी ये लोग भी रेवोल्यूशन नहीं लेके आएंगे। अब बात करते हैं लेनिन की। जैसा देखो हमने पहले डिस्कस किया, लेनिन रशिया थे और उस समय रशिया में कैपिटलिज्म पूरी तरह से नहीं आया था। रशिया सेमी फ्यूडल सोसाइटी थी, वर्किंग क्लास तो थे ही नहीं। वर्किंग क्लास तो देखो तब होती है ना जब कैपिटलिज्म आ चुका होता है, तो कैपिटलिज्म पूरी तरह से आया ही नहीं था रशिया में, तो वर्किंग क्लास कहाँ से आएगी? अगर वर्किंग क्लास है ही नहीं तो रेवोल्यूशन लेके कौन आएगा? तो लेनिन कहते हैं पीजेंट्री। अगर देखो फ्यूडल सोसाइटी होती है, आपको पता ही होगा, जैसा हमने डिस्कस किया था मैकियावेली के समय में, फ्यूडल सोसाइटी में जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं जमीन पर मालिकाना हक उनका होता है, लेकिन जमीन पर खेती की जाती है पीजेंट्स के द्वारा, यानी सर्फ्स के द्वारा, SERFS। फ्यूडल सोसाइटी में एक तरफ लॉर्ड्स होते हैं, दूसरी तरफ सर्फ्स होते हैं, तो इनके द्वारा काम किया जाता है खेतों में। ये एक प्रकार से कृषि मजदूर हैं, बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है, तो ये भी एक प्रकार की गुलामी है। लेनिन कहते हैं भैया हमारे देश में वर्कर क्लास नहीं है, तो इस वजह से हमारे देश में रेवोल्यूशन लाया जाएगा पीजेंट्स के द्वारा। क्या मार्क्स को ये आइडिया अच्छा लगता है? क्या मार्क्स इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि पीजेंट्स रेवोल्यूशन लेके आएंगे? मार्क्स कहते हैं नहीं, सिर्फ और सिर्फ वर्किंग क्लास के लोग रेवोल्यूशन लेके आ सकते हैं, वर्कर रेवोल्यूशन लेके आ सकते हैं, पीजेंट्स नहीं लेके आ सकते। क्यों? इसके जवाब में मार्क्स ये कहते हैं क्योंकि पीजेंट्स के बाद कहीं कहीं थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी कहीं कहीं पीजेंट्स के पास होती है। तो जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है वो कभी रेवोल्यूशन लेके आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी है तो रेवोल्यूशन उनके इंटरेस्ट के विरुद्ध है। तो इसी वजह से मार्क्स के अनुसार जो पीजेंट्स हैं वो जेन्युइन प्रोलेटरिएट नहीं हैं, वो रेवोल्यूशन लेके नहीं आ सकते। लेनिन को हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे सोशलिज्म को। इवन देखो माओ भी चाइना में मार्क्स के विचारों को फॉलो करते हैं, लेकिन लोकल सिचुएशन के हिसाब से, लोकल कंडीशंस के हिसाब से। लेनिन कहते हैं पीजेंट्री का जो रोल है, पीजेंट्स का यानी कृषि मजदूरों का जो रोल है रेवोल्यूशन लाने में, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी रोल है लीडर्स का। कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर्स हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, प्राइमरी रोल प्ले करेंगे रेवोल्यूशन में, और जो कृषि मजदूर हैं यानी पीजेंट्स हैं वो सेकेंडरी रोल प्ले करेंगे। जबकि माओ ये कहते हैं पीजेंट्स का जो रोल है वो प्राइमरी है। वो माओ के रेवोल्यूशन के कंसेप्ट में पीजेंट्स सेंटर स्टेज में हैं, समझ गए? माओ का जो रेवोल्यूशन का कंसेप्ट है वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट नहीं है। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? कार्ल मार्क्स तो ये कहते हैं ना कैपिटलिस्ट क्लास के खिलाफ रेवोल्यूशन, कैपिटलिज्म के खिलाफ रेवोल्यूशन। लेकिन माओ, कार्ल मार्क्स के फॉलोअर तो हैं, लेकिन माओ कहते हैं रेवोल्यूशन अगेंस्ट फ्यूडलिज्म, रेवोल्यूशन अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद, इस प्रकार की बातें माओ करते हैं। तो अगर यूपीएससी पूछती है रेवोल्यूशन के मुद्दे पर लेनिन और माओ के जो विचार हैं वो किस प्रकार से अलग हैं कार्ल मार्क्स के विचारों से, अब आप आसानी से लिख सकते हो। आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। इस टॉपिक को काइंड ऑफ हम डिस्कस कर ही चुके हैं जब हमने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म डिस्कस किया था। फिर से 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। आपको याद होगा हीगल क्या कहते हैं? हीगल कहते हैं आइडियाज़ के बीच हमेशा कॉन्ट्राडिक्शंस रहती हैं और जो बेटर आइडिया है वो आगे मूव करता रहता है, और कॉन्ट्राडिक्शंस हमेशा चलती रहती हैं जब तक कि एब्सोल्यूट आइडिया ना मिल जाए। और जो एब्सोल्यूट आइडिया जब मिल जाता है तो हिस्ट्री एंड हो जाती है। यानी जब तक कॉन्ट्राडिक्शन रहती हैं आइडियाज़ के बीच तो
बेटर आइडिया आगे मूव करता जाता है, हिस्ट्री बनती जाती है और लास्ट में जब एब्सोल्यूट आइडिया आ जाता है तो हिस्ट्री उस समय खत्म हो जाती है। मार्क्स ये कहते हैं भैया कॉन्ट्राडिक्शंस आइडियाज के बीच नहीं होती, कॉन्ट्राडिक्शंस होती है मैटर के बीच। मैटर के बीच कॉन्ट्राडिक्शंस होंगी, हिस्ट्री आगे आगे बनती जाएगी। यानी हीगल कहते हैं आइडिया इज द मूविंग फोर्स ऑफ हिस्ट्री, जबकि दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स कहते हैं मैटर इज द मूविंग फोर्स ऑफ हिस्ट्री। जब तक मैटर के बीच कॉन्ट्राडिक्शंस हैं हिस्ट्री बनती जा रही है, और जिस दिन मैटर के बीच कॉन्ट्राडिक्शंस खत्म हो गई उस दिन हिस्ट्री खत्म हो गई। अब आप एक बात पे ध्यान दीजिएगा, हीगल ये कहते हैं आइडियाज के बीच कॉन्ट्राडिक्शंस तब खत्म हो जाती है जब हमें एब्सोल्यूट आइडिया मिल जाता है। और हीगल के हिसाब से एब्सोल्यूट आइडिया क्या है, याद कीजिए, स्टेट। हीगल कहते हैं स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। हीगल के हिसाब से स्टेट जो है वो एब्सोल्यूट आइडिया है। स्टेट का फॉर्मेशन हो गया यानी कॉन्ट्राडिक्शंस खत्म हो गया, स्टेट यूनिवर्सल स्पिरिट है, स्टेट एब्सोल्यूट आइडिया है। लेकिन मार्क्स क्या कहते हैं, मार्क्स, अब ध्यान से सुनिएगा, मार्क्स ये कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शंस तब खत्म होगी जब रेवोल्यूशन आएगा और कम्युनिज्म इस्टेब्लिश होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हीगल कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शंस समाप्त हो चुकी हैं, स्टेट बन चुका है, इससे आगे और कुछ नहीं। मार्क्स कहते हैं नहीं भैया, कॉन्ट्राडिक्शंस अभी भी हैं, कैपिटलिस्ट क्लास के लोग अभी भी वर्किंग क्लास के लोगों का शोषण कर रहे हैं, यानी वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो वर्किंग क्लास के लोग यानी वर्कर्स जब रेवोल्यूशन करेंगे और कम्युनिज्म इस्टेब्लिश होगा तब कॉन्ट्राडिक्शंस एंड होगी और तब हिस्ट्री एंड होगी। तो ये डिफरेंस है हीगल और मार्क्स के कंसेप्ट्स में। देखो मार्क्स का यहाँ पे पॉलिटिकल पर्पस है। मार्क्स कहते हैं कैपिटलिज्म में इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस हैं कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के बीच और वर्कर्स के बीच। कॉन्ट्राडिक्शंस तब तक चलती रहेगी जब तक कि कम्युनिज्म इस्टेब्लिश नहीं हो जाता। यानी एक प्रकार से अपने इस कंसेप्ट की सहायता से मार्क्स वर्कर्स को मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप रेवोल्यूशन लेके आओ। मार्क्स कहते हैं वैसे तो कैपिटलिज्म का जो सिस्टम है वो अपनी कब्र खुद ही खोद देगा, यानी कैपिटलिज्म जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, एडवांस स्टेट में आएगा, तो सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कैपिटलिज्म खुद ही अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन मार्क्स वर्कर्स से ये आह्वान करते हैं कि भैया आप उस पल का इंतजार मत करो, आप हिस्ट्री को छोटा कर सकते हो, अभी आप रेवोल्यूशन लेके आओ, प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लो, प्रोलेटरिएट की डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश करो और उसके बाद इस्टेब्लिश करो कम्युनिज्म। कम्युनिज्म मतलब क्लासलेस सोसाइटी, स्टेटलेस सोसाइटी। तो इस प्रकार की बातें मार्क्स बोलते हैं। मकसद एक ही है, वर्कर्स को किसी ना किसी तरीके से एंकरेज करना रेवोल्यूशन के लिए, और इसी के लिए उन्होंने अपना ये पूरा कंसेप्ट दिया डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म। जैसे हीगल ने 3 लॉज दिए थे उसी प्रकार से मार्क्स के द्वारा भी 3 लॉज दिए जाते हैं। यूनिटी ऑफ अपोजिट्स, नेगेशन ऑफ नेगेशंस, क्वांटिटी चेंजेस इनटू क्वालिटी। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ आते हैं। मार्क्स का नेक्स्ट कंसेप्ट है क्लास स्ट्रगल। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक काफ़ी फेमस स्टेटमेंट मार्क्स के क्लास स्ट्रगल के बारे में या फिर क्लास कन्फ्लिक्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है इस स्टेटमेंट पर, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथार्थो एग्जिस्टिंग सोसाइटीज हैज़ बीन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। इसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है, अभी तक जितनी भी सोसाइटीज़ आई हैं आप उनका इतिहास उठाओगे आपको मिलेगा इतिहास क्लास स्ट्रगल्स का। यानी पास्ट में जितनी भी सोसाइटीज़ आई हैं उनमें क्लास स्ट्रगल देखने को मिला है। सबसे पहले देखो प्री हिस्टोरिक ईरा। प्री हिस्टोरिक ईरा में प्रॉपर्टी कॉमन थी, मेरी तेरी का कंसेप्ट नहीं आया था, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं आया था, प्रॉपर्टी कॉमन थी। इसी वजह से प्रिमिटिव कम्युनिज्म था प्री हिस्टोरिक ईरा में। उसके बाद स्लेव सोसाइटी आती है एरिस्टोटल और प्लेटो के समय, मास्टर वर्सेस स्लेव्स का कंसेप्ट आता है। आपने देखा होगा किस प्रकार से एरिस्टोटल भी मास्टर वर्सेस स्लेव कंसेप्ट को जायज़ ठहराते हैं, लेजिटिमेट ठहराते हैं। उसके बाद कंसेप्ट आता है फ्यूडलिज्म का। फ्यूडलिज्म के कंसेप्ट में एक तरफ लॉर्ड होते हैं जिनके पास लैंड होता है, दूसरी तरफ सर्प्स जो कि काम करते हैं लॉर्ड्स की ज़मीन पर, बंधुआ मजदूरी करते हैं। और उसके बाद आता है कैपिटलिज्म का सिस्टम। इस सिस्टम में कैपिटलिस्ट क्लास के लोग वर्कर्स का एक्सप्लोटेशन करते हैं, शोषण करते हैं, कम वेजेस दिए जाते हैं वर्कर्स को।
कैपिटलिज्म के बाद सिस्टम आएगा सोशलिज्म का। सोशलिज्म जो है मार्क्स के अनुसार एक बीच की कड़ी है। कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच की कड़ी है सोशलिज्म। सोशलिज्म में सोशलिस्ट सोसाइटी इस्टाब्लिश होगी, वर्कर्स सत्ता में आएंगे और सोशलिज्म के बाद इस्टाब्लिश होगा कम्युनिज्म। कम्युनिज्म इस्टाब्लिश होने के साथ ही हिस्ट्री का एंड होगा। कम्युनिज्म अगर इस्टाब्लिश हो जाता है तो स्टेटलेस सोसाइटी इस्टाब्लिश होगी, क्लासलेस सोसाइटी इस्टाब्लिश होगी, यानी एक ऐसी सोसाइटी जहां पर कोई क्लास स्ट्रगल देखने को नहीं मिलेगा। तो ये पूरी थ्योरी है, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये मार्क्स की थ्योरी है क्लास स्ट्रगल की। मार्क्स कहते हैं अभी तक देखो जितनी भी सोसाइटीज आई हैं, हर एक सोसाइटी में क्लासेस के बीच स्ट्रगल देखने को मिला है। सबसे पहले प्री हिस्टोरिक ईरा में कोई स्ट्रगल नहीं था, वहाँ पे प्रिमिटिव कम्युनिज्म था। उसके बाद स्लेव सोसाइटी आई तो मास्टर स्लेव्स के बीच कन्फ्लिक्ट, फ्यूडलिज्म आया तो लॉर्ड्स और सर्व्स के बीच कन्फ्लिक्ट, कैपिटलिज्म आया तो कैपिटलिस्ट क्लास के लोग और वर्कर्स के बीच कन्फ्लिक्ट, सोशलिज्म आएगा तो वर्कर्स के हाथों में सत्ता आएगी और उसके बाद कम्युनिज्म इस्टाब्लिश होगा तो स्टेटलेस सोसाइटी इस्टाब्लिश होगी। किसी भी क्लास के बीच, दो क्लासेस के बीच आपस में स्ट्रगल नहीं देखने को मिलेगा कम्युनिज्म अगर इस्टाब्लिश हो जाता है। कम्युनिज्म मतलब क्लासलेस सोसाइटी, मतलब स्टेटलेस सोसाइटी। कम्युनिज्म आते ही हिस्ट्री का अंत हो जाएगा। मकसद देखो मार्क्स का वही है, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल से भी वर्कर्स को एंकरेज करना, वर्कर्स को मोटिवेट करना रेवोल्यूशन के लिए। मार्क्स वर्कर्स को ये कहते हैं कि आपके जो इंटरेस्ट हैं वो कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के इंटरेस्ट के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। और ये आज की बात नहीं है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। हर एक समाज में दो क्लास होती हैं। एक क्लास होती है एक्सप्लॉइटर क्लास या फिर ओनर क्लास, और दूसरी क्लास होती है एक्सप्लॉइटेड क्लास, जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, या फिर नॉन ओनर क्लास। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी कॉन्ट्राडिक्शंस थी, यानी कन्फ्लिक्ट था मास्टर वर्सेस स्लेव्स के बीच में, और कभी था लॉर्ड्स वर्सेस सर्व्स के बीच में, और आज के समय में कन्फ्लिक्ट है कैपिटलिस्ट क्लास के लोग और वर्कर्स क्लास के लोगों के बीच। ये कन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है और चलता ही जाएगा, लेकिन आप रेवोल्यूशन कीजिए, आप इस कन्फ्लिक्ट को खत्म कर सकते हैं। इस प्रकार से मार्क्स मोटिवेट करना चाहते हैं वर्कर्स को कि वो रेवोल्यूशन लेके आए। आपने ये बात महसूस की होगी, मार्क्स की ये जो थ्योरी है इन्फ्लुएंस्ड है डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से और डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस से। यानी डार्विन की जो दो थ्योरीज हैं उनसे इन्फ्लुएंस्ड है मार्क्स की ये थ्योरी। आप आंसर में ये जरूर कोट कीजिएगा डार्विन की थ्योरी को। अगर हम मार्क्स की इस थ्योरी को क्रिटिकली एसेस करें तो आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या आपको मार्क्स की ये थ्योरी साइंटिफिक लगती है? क्या आपको लगता है हमेशा से इतिहास में जो भी समाज रहा है वहाँ पर दो क्लासेस के बीच स्ट्रगल देखने को मिला है? क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हो या फिर नहीं? देखो ये कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है हिस्ट्री की, ये सिर्फ मार्क्स की पॉलिटिक्स है, ये मार्क्स का डिस्कोर्स है वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए। डिस्कोर्स मतलब काइंड ऑफ प्रवचन है, मार्क्स का एक मकसद है। यहाँ पे मार्क्स अपनी राजनीति कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है हिस्ट्री की। थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे मार्क्स की नेक्स्ट थ्योरी, थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म। एक काफ़ी फेमस स्टेटमेंट मार्क्स देते हैं थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म में, कैपिटलिस्ट डिग देयर ओन ग्रेव्स, यानी कैपिटलिस्ट क्लास के जो लोग हैं वो अपनी कब्र खुद ही खोदते हैं। मार्क्स का कहना है कैपिटलिज्म का खात्मा निश्चित है, कोई रोक ही नहीं सकता कैपिटलिज्म को ख़त्म होने से, यानी कैपिटलिज्म का खात्मा होगा ही होगा, क्योंकि कैपिटलिज्म में बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। कॉन्ट्राडिक्शंस काफ़ी सारी चीज़ों के बीच हैं, जैसे लेबर और कैपिटल के बीच कॉन्ट्राडिक्शन है, अभी हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्राडिक्शंस के बारे में। दूसरा, लिबर्टी और इक्वलिटी के बीच कॉन्ट्राडिक्शन है। तीसरा, मैन और सोसाइटी के बीच कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इतनी सारी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं कैपिटलिज्म में, इस वजह से कैपिटलिज्म का जो खात्मा है वो निश्चित है। एंड ऑफ कैपिटलिज्म इज इनएविटेबल। प्रॉब्लम है क्या कैपिटलिज्म के साथ? कैपिटलिज्म आपको पता है मुनाफे पे आधारित है, प्रॉफिट पे आधारित है। जो कैपिटलिस्ट क्लास के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। और देखो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है? प्रोडक्शन पे जो लागत आती है
उसको कम रख के कोई फैक्ट्री मुनाफे में कैसे आ सकती है? अगर देखो इनपुट्स पे जितना कम खर्च होगा इसका मतलब उस फैक्ट्री का मुनाफा उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, लागत में कम खर्च कैसे आएगा? लागत में कम खर्च तभी तो आएगा ना जो वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते हैं उनकी तनख्वाह कम हो। तो इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन है। कैपिटलिस्ट क्लास के जो लोग हैं एक लेवल के बाद वर्कर्स की सैलरी बढ़ाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनका फोकस प्रॉफिट पे है। और प्रॉफिट उनको कब मिलेगा? जब वो वर्किंग क्लास के लोगों की सैलरी कम रखेंगे। आगे मार्क्स के द्वारा एक लॉ भी दिया जाता है, कैपिटलिस्ट लॉ ऑफ वेजेस। क्या है ये कैपिटलिस्ट लॉ ऑफ वेजेस? कैपिटलिस्ट लॉ ऑफ वेजेस ये है, वर्कर्स को सिर्फ इतने वेजेस दिए जाएं, इतनी सैलरी दी जाए, बस उसका काम चल जाए। अगर उसको ज़्यादा वेजेस दिए जाएंगे तो वर्कर के पास सरप्लस हो जाएगा, यानी जितना खर्चा चल सके उससे ज़्यादा पैसे हो जाएंगे वर्कर्स के पास। अगर ऐसा हो जाता है तो वर्कर्स अगले दिन काम पे ही नहीं आएंगे। तो इसलिए कैपिटलिज्म में वर्कर्स को सिर्फ उतने वेजेस दिए जाते हैं कि वो थोड़ा बहुत अपना खर्च चला सके और अगले दिन उसको फिर से काम पर आना पड़े और फिर से कैपिटलिस्ट उसे एक्सप्लॉइट कर सकें। तो ये है कैपिटलिस्ट लॉ ऑफ वेजेस। एसेंस साफ है, सिर्फ थोड़ा बहुत पैसा दिया जाता है वर्कर्स को, उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो अगले दिन फिर से काम पर लौट के आए, फिर से उनका एक्सप्लॉइटेशन हो। अगर ज़्यादा पैसा उनको दे दिया जाएगा तो उनके पास सरप्लस हो जाएगा, तो वो अगले दिन काम पे लौट के आएंगे ही नहीं। और ये सिचुएशन कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के लिए अच्छी नहीं है, इसीलिए वर्कर्स को कम वेजेस दिए जाते हैं। आगे है नेक्स्ट पॉइंट मार्क्स की थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म में। मार्क्स कहते हैं कैपिटलिज्म देखो कट थ्रोट कंपटीशन पर आधारित होता है। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है पेन मैन्युफैक्चर करने की, तो एक फैक्ट्री नहीं होगी ना, काफ़ी सारी फैक्ट्रीज होंगी पेन को मैन्युफैक्चर करने की। यानी कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के बीच बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। अब देखो ये इंश्योर करने के लिए कि प्रोडक्शन पर, मैन्युफैक्चरिंग पर यानी इनपुट्स पर कम से कम लागत आए, कम से कम खर्च आए, ताकि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, कैपिटलिस्ट क्लास के लोग मशीन्स को प्रोक्योर कर सकते हैं। जब कोई एक कैपिटलिस्ट ऐसा करेगा तो उस कैपिटलिस्ट को देख देख के बाकी जो कैपिटलिस्ट क्लास हैं उनको भी मशीन प्रोक्योर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन है कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के बीच आपस में। और अगर कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के द्वारा मशीन्स को प्रोक्योर किया जाता है तो क्या होगा? इससे तो देखो वर्कर्स की जो जॉब्स हैं वो और ज़्यादा चली जाएंगी, यानी और ज़्यादा जो वर्कर्स हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, मार्केट में वर्कर्स की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है लेकिन डिमांड काफ़ी कम है। जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो, डिमांड कम हो, तो क्या हो जाता है? उस चीज़ के रेट कम हो जाते हैं। यानी ऐसी सिचुएशन में वर्कर्स के जो वेजेस हैं वो और ज़्यादा कम हो जाएंगे। कंपटीशन देखो कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के बीच इतना ज़्यादा है कि कुछ ही कैपिटलिस्ट सर्वाइव कर पाएंगे, बाकी कैपिटलिस्ट तो डिस्ट्रॉय होते जाएंगे। समझिएगा ध्यान से, तभी तो मार्क्स बोलते हैं कैपिटलिस्ट डिग देयर ओन ग्रेव्स। कैपिटलिस्ट अपनी कब्र खुद ही खोदते हैं, क्योंकि कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के बीच कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि जो छोटे मोटे फैक्ट्री चालक है, छोटे मोटे जो कैपिटलिस्ट हैं वो तो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं। सिर्फ जो बड़े कैपिटलिस्ट हैं वही सर्वाइव करते हैं। एक नॉर्मल सा एग्जांपल आप ले सकते हो। शुरुआत में देखो काफ़ी सारी टैक्सी कैब्स आई थी, टैक्सी फॉर श्योर और छोटी छोटी बहुत थी। अब सिर्फ 2-3 ही रह गई हैं मेन, एक उबर एक ओला। यानी बड़े कैपिटलिस्ट सिर्फ रह गए हैं, छोटे छोटे जो कैपिटलिस्ट थे वो तो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। जब छोटे छोटे कैपिटलिस्ट भी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे तो उनकी फैक्ट्रीज में जो काम करते थे वो भी अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। इवन मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनको भी अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, वो भी हाथ मिलाएंगे प्रोलेटेरिएट क्लास के लोगों से, यानी प्रॉपर्टी लेस क्लास के लोगों से। धीरे धीरे देखो मासिस का यानी जनता का जो दर्द है वो बढ़ता जाएगा। सिचुएशन ऐसी आती जाएगी कि मार्केट में प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होंगे लेकिन उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि जॉब्स है नहीं, पैसे हैं नहीं वर्कर्स के पास और प्रोलेटेरिएट क्लास के लोगों के पास। तो मार्केट में प्रोडक्ट्स होने का फ़ायदा ही क्या जब उन्हें कोई परचेज ही नहीं करेगा।
यानी नए प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, उनको कोई खरीद नहीं रहा है, तो फैक्ट्रीज में नए प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इससे स्लो डाउन होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के स्लो डाउन होने से वर्किंग क्लास के लोग की जो कठिनाइयां हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिसइक्विलिब्रियम होगा। एक तरफ एक्सट्रीम पॉवर्टी होगी, दूसरी तरफ एक्सट्रीम वेल्थ होगा। एक तरफ धन यानी वेल्थ कॉन्सेंट्रेटेड होगा कुछ ही हाथों में, दूसरी तरफ पॉवर्टी होगी बाकी सभी जगहों पर। ऐसी सिचुएशन में वर्कर्स की जो कॉन्शियसनेस है वो चेंज हो जाएगी। याद कीजिए, कॉन्शियसनेस की 2 स्टेजेज होती हैं। पहली स्टेज होती है कॉन्शियसनेस की क्लास इन इटसेल्फ, जब ये पता लग जाता है कि कौन सी क्लास में हो आप, और दूसरी स्टेज क्लास फॉर इटसेल्फ। तो ऐसी सिचुएशन में जब सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिसइक्विलिब्रियम होता है, वर्कर्स की कॉन्शियसनेस पहले क्लास इन इटसेल्फ थी लेकिन अब हो जाएगी क्लास फॉर इटसेल्फ, यानी रेवोल्यूशन के लिए बिल्कुल सही समय। तो इस प्रकार से रेवोल्यूशन आएगा और कैपिटलिज्म का डिस्ट्रक्शन होगा, कैपिटलिज्म पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। वर्कर्स जो हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर कब्जा कर लेंगे, यानी फैक्ट्रीज पर, मशीनरी पर, लैंड पर, हर एक चीज़ पर वर्कर्स कब्जा कर लेंगे और वो प्रोलेटेरिएट्स की डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश करेंगे। इसी वजह से मार्क्स कहते हैं कैपिटलिस्ट क्लास के जो लोग हैं वो अपनी कब्र खुद ही खोदते हैं। वर्कर्स को शुरुआत में वो कम वेजेस देते हैं, बाद में कॉन्ट्राडिक्शंस बढ़ती जाती है, सिचुएशन खराब होती जाती हैं और वर्कर्स रेवोल्यूशन कर देते हैं। तो इस प्रकार से मार्क्स अपनी कैपिटलिज्म की थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। मार्क्स कहते हैं कैपिटलिज्म का खात्मा तो निश्चित है, एंड ऑफ कैपिटलिज्म इज इनएविटेबल, लेकिन एंकरेज करते हैं वर्कर्स को कि आप इतिहास को छोटा कर दो, आप अभी से रेवोल्यूशन लेके आ जाओ, बाद में आएगा, इससे अच्छा है आप अभी रिवोल्ट कर दो और रेवोल्यूशन लेके आओ। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास खोने के लिए हैं चेन्स। जो लाइन इस्तेमाल करते हैं मार्क्स अपनी थ्योरीज में, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज एक्सेप्ट योर चेन्स। देखो मार्क्स कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ना, आप अपने आंसर्स में जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। कई सारी जो मुख्य स्टेटमेंट्स हैं, जैसे रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासीज, कैपिटलिस्ट डिग देयर ओन ग्रेव्स, ये वाली स्टेटमेंट, एक हिस्ट्री वाली स्टेटमेंट जो क्लास स्ट्रगल में हमने हिस्ट्री वाली स्टेटमेंट देखी थी। इसके बाद अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू के बारे में। मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू एक प्रकार से मार्क्स का क्रिटिक है कैपिटलिज्म का। इस थ्योरी की सहायता से मार्क्स बताते हैं किस प्रकार से कैपिटलिज्म में वर्कर्स का शोषण होता है। मार्क्स कहते हैं लेबर जो है, लेबर के कारण कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, यानी असली वैल्यू किसी प्रोडक्ट में लेबर की होती है। वैसे तो प्रोडक्शन के 4 एलिमेंट्स होते हैं, आप बताइए कौन कौन से। प्रोडक्शन के 4 एलिमेंट्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, चौथा ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं प्रोडक्शन के। इनमें से देखो 3 एलिमेंट्स, लैंड, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। फिर से बोलता हूं, लैंड, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, 3 एलिमेंट्स जो हैं प्रोडक्शन के, ये स्टीराइल हैं, यानी बांझ हैं। असली जो वैल्यू क्रिएट होती है सोसाइटी में वो क्रिएट होती है लेबर की वजह से। बाकी जो 3 एलिमेंट्स हैं प्रोडक्शन के, लैंड, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, जितना आप डालोगे उतना रिप्रोड्यूस होगा, लेकिन लेबर से असली वैल्यू प्रोड्यूस होती है सोसाइटी में। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें किसी प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होगी, वो इस बात पे डिपेंड करता है लेबर कितनी लगी है उस प्रोडक्ट में, ऐसा कहा मार्क्स ने। और लेबर कितनी लगी है इसको कैसे काउंट किया जाता है? इसको काउंट किया जाता है शुरू की प्रोसेस से। सबसे पहले आपने रॉ मटेरियल को एक्वायर किया, उनकी प्रोसेसिंग हुई, मशीनरी को चलाने में, एनर्जी को प्रोडक्शन में, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। सबसे स्टार्टिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं वहीं से ही आप काउंट करना स्टार्ट करोगे कि प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में लेबर लगी कितनी है, लेबर की वैल्यू कितनी है, उस बात पे डिपेंड करता है प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है। ये तो काइंड ऑफ हमने एक बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया। थ्योरी ऑफ सरप्लस अभी स्टार्ट नहीं हुई है। मार्क्स ने देखो 3 टर्म्स दी अपनी थ्योरी ऑफ सरप्लस में, यूज वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू और सरप्लस वैल्यू। यूज वैल्यू क्या है? हर एक कमोडिटी की एक यूज वैल्यू होती है, हर एक प्रोडक्ट की, हर एक कमोडिटी की एक यूज वैल्यू होती है। ये इस बात पर डिपेंड करती है उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी कितनी है,
या फिर काफ़ी बार नेचुरल प्राइस एक टर्म इस्तेमाल की जाती है। नेचुरल प्राइस, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, एक प्रोडक्ट में लेबर कितनी लगी है इस बात पर डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है। दूसरी टर्म है एक्सचेंज वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू मतलब पैसा जो हम वास्तव में मार्केट में जब जाते हैं देते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। समझ गए? एक्सचेंज वैल्यू को आप मान सकते हो मार्केट प्राइस। यूज वैल्यू है नेचुरल प्राइस और एक्सचेंज वैल्यू है मार्केट प्राइस। नेचुरल प्राइस मतलब कितना लेबर लगी है उस प्रोडक्ट के लिए, उस बात पे डिपेंड करती है प्रोडक्ट की वैल्यू, वो होता है नेचुरल प्राइस। अब देखो, फ्री मार्केट सोसाइटी में आपको पता है प्रोडक्ट्स की डिमांड एंड सप्लाई पे प्रोडक्ट्स की कीमत तय होती है। अगर किसी प्रोडक्ट का नेचुरल प्राइस 15 भी है लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट 150 रुपये में बिके, यानी उसका मार्केट प्राइस 150 होगा। नेचुरल प्राइस से कितना ज़्यादा होगा? 135। नेचुरल प्राइस 15 लेकिन मार्केट प्राइस 150। डिफरेंस कितने का? 135। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, वर्कर्स को तो देखो बहुत कम वेजेस दिए गए। नेचुरल प्राइस 15 है तो वर्कर्स को तो उसी के हिसाब से पैसे दिए गए ना। कैपिटलिज्म में बहुत ही कम वेजेस, लेकिन कैपिटलिस्ट लोगों के द्वारा उस प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है 150 में, यानी सरप्लस वैल्यू जो है यहां पे सरप्लस वैल्यू कितनी है? 135 की। 150 माइनस 15, 135 की जो सरप्लस वैल्यू है, आप खर्चा निकाल लो। कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों का खर्च आया होगा, रेंट हो गया, मशीनरी हो गया, टीयर एंड वियर होगा, टैक्स हो गया थोड़ा बहुत, तो बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन फिर भी सरप्लस वैल्यू बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है कैपिटलिस्ट लोगों के पास। अब कायदे से इस सरप्लस वैल्यू का थोड़ा बहुत फायदा वर्कर्स के पास भी होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की लेबर से प्रोडक्ट बना है। प्रोडक्ट में असली वैल्यू लेबर की ही है, क्योंकि बाकी जो 3 एलिमेंट्स हैं प्रोडक्शन के, लैंड, ऑर्गेनाइजेशन और कैपिटल, वो तो स्टीराइल है ना, वो तो बांझ हैं। असली वैल्यू प्रोडक्ट में किसकी है? लेबर की है। लेकिन कैपिटलिस्ट क्लास के लोग सरप्लस वैल्यू जो होती है प्रोडक्ट की वो शेयर नहीं करते वर्कर्स के साथ। वर्कर्स के वेजेस बल्कि और भी कम होते जाते हैं, क्योंकि फ्री मार्केट सोसाइटी है। फ्री मार्केट सोसाइटी में वर्कर्स ज़्यादा हैं और काम कम है, तो मजबूर किया जाता है वर्कर्स को कम वेजेस पर काम करने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। सरप्लस वैल्यू उनके साथ शेयर की नहीं जाती। आगे मार्क्स कहते हैं सरप्लस वैल्यू की वजह से कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के पास बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग पावर आ जाती है, यानी वर्कर्स को वो एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। वर्कर्स को कम वेजेस मिलते हैं तो उनके पास तो बार्गेनिंग पावर होती नहीं। वर्कर्स को सिर्फ इतने वेजेस मिलते हैं कि अगले दिन मजबूरी में उनको वापस लौट के काम पर आना ही पड़ता है। तो इस लिहाज से वर्कर्स के पास बार्गेनिंग पावर नहीं होती। जितना ज़्यादा वर्कर काम करते हैं उतना ही ज़्यादा सरप्लस पैदा होता है, और उस सरप्लस का फायदा किसे होता है? कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों को, और वर्कर्स का ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? वर्कर्स ज़्यादा काम करते हैं तो ये चीज़ उनके इंटरेस्ट में ही जाती है, क्योंकि और ज़्यादा सरप्लस होगा और ज़्यादा कैपिटलिस्ट क्लास के लोग एक्सप्लॉइट करेंगे वर्कर्स को। कैपिटलिज्म मजबूर करता है वर्कर्स को कि वर्कर्स अपने ही इंटरेस्ट के खिलाफ काम करें। तो ये है मार्क्स की थ्योरी ऑफ सरप्लस। मार्क्स कैपिटलिज्म से जुड़े कुछ नेगेटिव फीचर्स भी बताते हैं। मार्क्स कहते हैं कैपिटलिज्म में वर्क की इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन किया जाता है, यानी वर्क की इंपॉर्टेंस समझी ही नहीं जाती। काम देखो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होता, काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होता, काम एंजॉयमेंट के लिए भी होता है। आप जो चीज़ करते हो आपको उसमें एंजॉय आना चाहिए, लेकिन कैपिटलिज्म में ऐसा कुछ नहीं होता। कैपिटलिज्म में सिर्फ और सिर्फ फोकस किया जाता है प्रॉफिट पे। वर्कर्स काम करते हैं मजबूरी में, वर्कर्स को काम करने में कोई एंजॉय नहीं होता, वो सिर्फ अपनी भूख को शांत करने के लिए काम करते हैं। आगे एक कंसेप्ट आएगा वन डायमेंशनल मैन का। उस कंसेप्ट में इस चीज़ को हम और भी बेहतर ढंग से समझेंगे। तो ये हमने समझा थ्योरी ऑफ सरप्लस को। अब बात करते हैं मार्क्स की नेक्स्ट थ्योरी, थ्योरी ऑफ एलियनेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ एलियनेशन। सबसे पहले तो देखो आप ये याद रखिएगा, थ्योरी ऑफ एलियनेशन जो है ये यंग मार्क्स का काम है। हमने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया था। मार्क्स के द्वारा एक बुक लिखी गई थी 1844-43 के आसपास। बुक का नाम था इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स।
इस बुक में मार्क्स ने दिया है एलियनेशन का कंसेप्ट। ये बुक पहले पब्लिक डोमेन में नहीं आई थी। मार्क्स की डेथ के 50 साल के बाद ये बुक पब्लिक डोमेन में आई। एलियनेशन के कंसेप्ट में मार्क्स फ्रीडम का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। मार्क्स की एलियनेशन थ्योरी पर दो लोगों की छाप यानी दो लोगों का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, हीगल और फोयरबैक। फोयरबैक ने भी अपनी जो थ्योरी है वो हीगल से ही ली थी। तो हीगल की जो एलियनेशन की थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलियनेशन का सिंपल मतलब है, देखो, इस्ट्रेंज्ड। इस्ट्रेंज्ड का मतलब होता है सेपरेशन या फिर पराया। इस प्रकार से एलियनेशन का मतलब हुआ मैन सेपरेशन फ्रॉम हिमसेल्फ, यानी इंसान अपने आप को पराया समझने लगे, अपने आप को एलियन समझने लगे। उसको ये लगने लगे कि हम जो हैं वो हम हैं नहीं, हम जो करना चाहते हैं वो हम नहीं कर सकते, हम अपने ट्रू नेचर के हिसाब से एक्ट नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें इंसान को महसूस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी बार कश्मीर में ये टर्म यूज़ की जाती है कि जो यूथ का एलियनेशन है वो बढ़ता जा रहा है, उसे एड्रेस करने की आवश्यकता है। तो कश्मीर के संदर्भ में आप नीचे वाली 3 लाइंस को समझने की कोशिश कीजिएगा। हम वो नहीं हैं जो हैं, हम जो करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पा रहे हैं, हम हमारे ट्रू नेचर के हिसाब से एक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मार्क्स कहते हैं, बात की जाती है कि कैपिटलिज्म में फ्री मार्केट सोसाइटी है, फ्रीडम है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्क्स कहते हैं एक्चुअल में ये जो फ्रीडम है वो एक भ्रांति है, वो एक इल्यूजन है, वो एक फॉल्स कॉन्शियसनेस है। ये कहा जाता है कि कैपिटलिज्म में फ्री मार्केट सोसाइटी होती है, लेकिन वास्तव में फ्रीडम तो वो है ना जब लोग अपनी नेचर के हिसाब से एक्ट कर सकें। क्या वर्कर्स अपने नेचर के हिसाब से एक्ट कर पाते हैं कैपिटलिज्म में? नहीं कर पाते। जो वो काम करते हैं क्या उनको उस काम में एंजॉय होता है? नहीं होता, लेकिन उनकी मजबूरी है। अपनी भूख को शांत करने के लिए वो काम पर आते हैं। तो जब वो अपने ट्रू नेचर के हिसाब से एक्ट नहीं कर पाते तो ये कैसी फ्रीडम है? ट्रू नेचर है कैसा मैन का? मार्क्स के हिसाब से मार्क्स कहते हैं मैन का ट्रू नेचर है सोशल, मैन का ट्रू नेचर है क्रिएटिव। लेकिन कैपिटलिज्म में इस नेचर के हिसाब से इंसान काम नहीं कर पाता। मार्क्स के द्वारा एक लाइन बोली जाती है यहाँ पर, कैपिटलिज्म डिस्ट्रॉयज ह्यूमन एसेंस। कैपिटलिज्म में कोई फ्रीडम नहीं है, पावर मैन के पास नहीं है, पावर मार्केट के पास है। एक इंटरेस्टिंग बात देखो यहाँ पर, मार्क्स सिर्फ ये नहीं कहते कि कैपिटलिज्म में सिर्फ वर्किंग क्लास के लोग एलियनेट होते हैं, बल्कि कैपिटलिस्ट क्लास के लोग भी कैपिटलिज्म में एलियनेट हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा देखो इसलिए क्योंकि कैपिटलिज्म में मार्केट सब कुछ डिसाइड करती है। इवन कैपिटलिस्ट क्लास के लोग भी नहीं चलती। कैपिटलिस्ट क्लास के लोग भी मजबूर है ना, उनको मार्केट की माननी पड़ेगी। मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है वही चीज़ प्रोड्यूस करनी पड़ेगी कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों को, और उसके लिए डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से कैपिटलिस्ट क्लास के लोग भी अपने ट्रू नेचर के हिसाब से एक्ट नहीं कर पाते, मार्केट उन्हें डिक्टेट करती है। इसलिए मार्क्स कहते हैं कैपिटलिज्म में ना सिर्फ वर्कर्स एलियनेट होते हैं बल्कि कैपिटलिस्ट क्लास के लोग भी एलियनेट होते हैं। कैपिटलिज्म में प्रोडक्शन का जो जॉय है, यानी प्रोडक्शन की जो प्रसन्नता है, हैप्पीनेस है, वो खत्म हो जाती है। क्योंकि देखो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, बड़ी बड़ी मशीनों में बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं। आप आईटी इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लीजिए। आईटी इंडस्ट्री में बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं। कितने लोग एक साथ काम करते हैं एक प्रोजेक्ट में? एक आईटी पर्सनल को यह भी नहीं पता होता कि फाइनल जो कई बार जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो सॉफ्टवेयर बन रहा है, वो है क्या। बस उसे बोल दिया जाता है आपको सिर्फ इतना करना है। तो प्रोडक्शन का जो जॉय है वो खत्म हो जाता है। ये बहुत ही गलत है। मैन सिर्फ कोग इन द व्हील बन के रह जाता है। कोग इन द व्हील क्या होता है? कोई पर्सन जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में नेसेसरी फंक्शनरी तो है, यानी जरूरी तो है काम के लिए, लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ही कम है ऑर्गेनाइजेशन में। इस प्रकार का बन के रह जाता है मैन, यानी कोग इन द व्हील। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, एलियनेशन 4 लेवल पे होता है। ध्यान से सुनिएगा, एलियनेशन 4 लेवल पे होता है। सबसे पहले मैन गेट एलियनेटेड फ्रॉम हिज प्रोडक्ट, यानी पहले लेवल पे मैन अपने ही प्रोडक्ट से, वर्क प्रोसेस से एलियनेट हो जाता है। रीजन आपको पता है, सेम, क्योंकि मैन को ये पता ही नहीं होता कि फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है। काम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, तो इसलिए प्रोडक्शन का जो जॉय है वो खत्म हो जाता है।
तो ये पहला लेवल है एलिनेशन का। मैन गेट्स एलिनेटेड फ्रॉम हिज ओन प्रोडक्ट एंड वर्क प्रोसेस। दूसरा एलिनेशन का लेवल है मैन नेचर से एलिनेट हो जाता है। देखो, सेम काम रूटीन में चल रहा है, काम में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, मोनोटोनस काम है, मशीनी काम है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है। तो इन सब रीजंस के कारण मैन नेचर से एलिनेट हो जाता है। समझ गए? पहले लेवल में मैन एलिनेट हुआ किससे? प्रोडक्ट से और वर्क प्रोसेस से। दूसरे लेवल पे मैन एलिनेट होता है नेचर से। तीसरे लेवल पर मैन एलिनेट हो जाता है दूसरे मैन से। क्योंकि देखो, इकोनॉमिक सिचुएशन इस प्रकार की होती है कि एक मैन का फायदा दूसरे का नुकसान, दूसरे का फायदा एक का नुकसान। कैपिटलिस्ट क्लास के लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं? वर्कर्स के वेजेस कम रखकर। और वर्कर्स के वेजेस कम रखे जाएंगे तो नुकसान किसका होगा? वर्कर्स का। फायदा किसका होगा? कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों का। तो इकोनॉमिक सिस्टम इस प्रकार का हो जाता है कि मैन दूसरे मैन से एलिनेट हो जाता है, क्योंकि सोसाइटी इस प्रकार से की क्लासेस में डिवाइड हो जाती है। कैपिटलिस्ट क्लास और वर्कर्स क्लास दोनों के इंटरेस्ट को एक साथ एड्रेस किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वर्कर्स के इंटरेस्ट और कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट जो हैं वो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो ये तीसरा लेवल है एलिनेशन का, जब मैन दूसरे मैन से एलिनेट हो जाता है। अब सबसे लास्ट में आता है चौथा लेवल एलिनेशन का। चौथे लेवल में देखो, मैन एलिनेट हो जाता है अपने आप से। मैन सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रहा है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें जैसे आर्ट, लिटरेचर, जिन्हें मैन पूरा तो करना चाहता है, क्योंकि नेचर के हिसाब से मैन क्या है? क्रिएटिव है, लेकिन उनको कर ही नहीं पा रहा है। मैन काम कर रहा है सिर्फ अपनी नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए। तो ऐसा करते करते मैन अपने ट्रू नेचर के हिसाब से एक्ट नहीं कर पाता, यानी आर्ट लिटरेचर की तरफ ध्यान नहीं दे पाता और अपने आप से एलिनेट हो जाता है। कैपिटलिज्म में मैन सिर्फ एक स्लेव बन के रह जाता है और तानाशाही चलती है सिर्फ और सिर्फ किसकी? मार्केट की, पैसे की, मनी की तानाशाही चलती है और मैन सिर्फ एक स्लेव बन के रह जाता है। अब हम बात करते हैं मार्क्स सॉल्यूशन क्या देते हैं, मतलब एलिनेशन को खत्म कैसे किया जा सकता है। मार्क्स का सॉल्यूशन जानने से पहले हम ये जानते हैं हीगल और फेयरबैक ने क्या बोला कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन के बारे में। ये देखो, हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, दो लोगों की छाप देखने को मिलती है मार्क्स की जो थ्योरी है एलिनेशन की उस पर। पहले हम जानेंगे हीगल ने क्या बोला एलिनेशन के बारे में, और उसके बाद हम ये जानेंगे फेयरबैक ने क्या बोला एलिनेशन के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे मार्क्स ने सॉल्यूशन क्या दिया एलिनेशन को खत्म करने के लिए। हीगल तो देखो, जैसा आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था, ऑफिशियल एडवाइजर थे प्रूशिया के, इसलिए वो स्टेट को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। हीगल का कहना है स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। स्टेट जो है वो एब्सोल्यूट आइडिया है। हीगल का कंसेप्ट एलिनेशन के बारे में कहता है इस दुनिया में मैन एलिनेट हो जाता है गॉड से, यानी भगवान से, यानी इंसान सेपरेट हो जाता है गॉड से। इस वजह से मैन असंतुष्ट हो जाता है और मैन खुश नहीं रहता। फिर से बोलता हूं, हीगल के एलिनेशन के कंसेप्ट के अनुसार मैन एलिनेट हो जाता है, यानी मैन सेपरेट हो जाता है गॉड से, और इस वजह से मैन असंतुष्ट हो जाता है, मैन खुश नहीं रहता। हीगल के अनुसार एलिनेशन का खात्मा तब हो सकता है अगर इंसान स्टेट के लॉज को फॉलो करे। क्यों? क्योंकि हीगल तो बोलते हैं स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। स्टेट जो है भगवान की एक फॉर्म है, और स्टेट के जो कानून हैं इसका मतलब वो कानून भगवान के हैं। आप भगवान के कानूनों को फॉलो करोगे, इसका मतलब आपका जो एलिनेशन है गॉड से वो दूर हो जाएगा। आप फिर से खुश रहने लगोगे, आप फिर से संतुष्ट जीवन व्यतीत करने लगोगे। ये बात हीगल क्यों बोलते हैं आपको पता ही है, क्योंकि वो ऑफिशियल एडवाइजर थे प्रूशिया के। वो चाहते हैं कि जनता जो है वो स्टेट के लॉज को फॉलो करे, स्टेट के खिलाफ ना जाए। इस वजह से हीगल इस प्रकार का कंसेप्ट बोलते हैं कि मैन का एलिनेशन होता है भगवान से, और भगवान स्टेट है, स्टेट के कानूनों को आप फॉलो करोगे, इसका मतलब आपका एलिनेशन दूर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे जो थिंकर जिनके विचारों की छाप देखने को मिलती है मार्क्स पर, फेयरबैक। फेयरबैक कहते हैं भगवान और रिलीजन असली रीजन है एलिनेशन का। ध्यान से सुनिएगा, फेयरबैक की जो एलिनेशन थ्योरी है एग्जैक्टली अपोजिट है हीगल की एलिनेशन की थ्योरी से। फेयरबैक कहते हैं
असली जो एलिनेशन होता है वो होता ही भगवान की वजह से है और रिलीजन की वजह से है। अगर इंसान रिलीजन से बाहर आ जाता है तो उसका एलिनेशन दूर हो जाएगा। फोयरबैक ये भी कहते हैं भगवान को इंसान ने बनाया है, जो क्वालिटीज हमें अच्छी लगती हैं उनको हम कंबाइन कर देते हैं और वो डाल देते हैं हम भगवान में, भगवान को हम क्रिएट कर देते हैं। तो इस वजह से भगवान में तो हमने ही क्वालिटीज डाली हैं, भगवान में सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज मौजूद हैं, जबकि वो क्वालिटी हमारे अंदर होती नहीं। इस वजह से हमें हमारी वीकनेस का एहसास होता है। जब हमें हमारी वीकनेस का एहसास होता है तो इससे अनहैप्पीनेस आती है, यानी इससे हम असंतुष्ट हो जाते हैं, हम खुश नहीं रहते। फिर से रिपीट करता हूं, फोयरबैक का कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन क्या है। ये कहते हैं असली एलिनेशन गॉड की वजह से है, रिलीजन की वजह से है। गॉड को इंसान ने बनाया है, जो क्वालिटीज इंसान को अच्छी लगती हैं वो क्वालिटीज कंबाइन करके इंसान गॉड को क्रिएट करता है। अब गॉड में इतनी सारी क्वालिटीज मौजूद होंगी, वो क्वालिटीज हमारे अंदर मौजूद नहीं होंगी, इसलिए हमें हमारी वीकनेस का एहसास होगा, जिससे कि हम एलिनेट होंगे, जिससे कि हम असंतुष्ट होंगे, हम खुश नहीं रहेंगे। लेकिन हम भगवान को मानना छोड़ दें, रिलीजन को मानना छोड़ दें, तो इसका मतलब हम एलिनेशन से बाहर आ जाएंगे। तो फोयरबैक का एलिनेशन का जो कंसेप्ट है वो हीगल के एलिनेशन के कंसेप्ट से बिल्कुल उल्टा है। अब हम बात करते हैं मार्क्स ने क्या सॉल्यूशन दिया एलिनेशन का। मार्क्स तो देखो सीधा बोलते हैं, आप कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन को डिस्ट्रॉय कर दोगे, डिस्ट्रक्ट कर दोगे, इसका विनाश कर दोगे, और अगर आप कम्युनिज्म इस्टेब्लिश करोगे तो इसका मतलब एलिनेशन खत्म हो जाएगा। क्यों? मार्क्स ऐसा क्या बोलते हैं? कम्युनिज्म अगर इस्टेब्लिश हो जाता है तो एलिनेशन क्यों खत्म होगा? मार्क्स देखो ये कहते हैं कम्युनिज्म अगर इस्टेब्लिश होता है तो ऐसी सोसाइटी में कम्युनिज्म सोसाइटी मैन की जरूरतों को पूरा करेगी, यानी मैन की जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा किया जाएगा कम्युनिज्म के द्वारा। उसके बाद इंसान जो मर्जी चाहे वो प्रोड्यूस कर सकता है, जो करना चाहे वो कर सकता है। ऐसा नहीं कि मैन को मार्केट के ऊपर चलना पड़ेगा, मार्केट जैसा बोलेगी वैसा मैन को करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। मैन अपने ट्रू नेचर के हिसाब से एक्ट कर सकेगा, मैन अपने सोशल नेचर को रियलाइज करेगा, दूसरे मैन के साथ कंपटीशन नहीं करेगा, और अपने हिसाब से प्रोडक्ट को अगर प्रोड्यूस करेगा तो प्रोडक्ट से उसका एलिनेशन नहीं होगा। क्रिएटिव काम अगर मैन करेगा तो वर्क प्रोसेस से उसका एलिनेशन नहीं होगा। अगर देखो मैन का प्रोडक्ट से एलिनेशन नहीं होगा, नेचर से नहीं होगा, और दूसरे जो मैन हैं उनके साथ नहीं होगा, तो मैन अपने आप से भी एलिनेट नहीं होगा। सारी कॉन्ट्राडिक्शंस खत्म हो जाएंगी मार्क्स के हिसाब से। अगर कम्युनिज्म इस्टेब्लिश होता है तो मैन और सोसाइटी के बीच जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो खत्म हो जाएगी, लिबर्टी और इक्वलिटी के बीच जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो खत्म हो जाएगी, लेबर और कैपिटल के बीच जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो भी खत्म हो जाएगी अगर कम्युनिज्म इस्टेब्लिश होता है तो ये मार्क्स का कंसेप्ट है। इस प्रकार से एलिनेशन खत्म किया जा सकता है अगर हम कम्युनिज्म इस्टेब्लिश करते हैं और कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब आती है मार्क्स की नेक्स्ट थ्योरी, मार्क्स व्यू ऑफ फ्रीडम। आगे देखो 2-3 टॉपिक हैं, एक है कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑन सोशलिज्म और मार्क्स थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। आसान टॉपिक्स हैं, इनकी स्लाइड्स अभी तैयार नहीं हुई हैं, 2-3 घंटे लगेंगे। आसान टॉपिक है, हम कवर कर लेते हैं। कल से नया थिंकर स्टार्ट करेंगे, ग्रामसी, और PDF जब आप डाउनलोड करोगे तब आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी इन टॉपिक्स की। आसान टॉपिक्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्क्स व्यू ऑफ फ्रीडम की। जैसे देखो लिबरलिज्म में फ्रीडम के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है लिबर्टी, लेकिन मार्क्स लिबर्टी वर्ड को इस्तेमाल नहीं करते, मार्क्स इस्तेमाल करते हैं फ्रीडम वर्ड को। क्यों? क्योंकि मार्क्स को यह लगता है लिबरलिज्म का जो कंसेप्शन है लिबर्टी के बारे में वो फॉल्स बिलीव्स पे है, इसलिए मैं लिबर्टी वर्ड का यूज नहीं करूंगा, फ्रीडम वर्ड का यूज करूंगा। और लिबरलिज्म का जो कंसेप्ट है लिबर्टी के बारे में वो फॉल्स बिलीव्स पे क्यों है, आप याद कीजिए लिबरलिज्म के हिसाब से लिबर्टी क्या है। देखो जब मार्क्स जिंदा थे उस समय पॉजिटिव लिबर्टी का कंसेप्ट इतना इवॉल्व नहीं हुआ था, नेगेटिव लिबर्टी का कंसेप्ट था। नेगेटिव लिबर्टी मतलब अगर स्टेट और सोसाइटी मैन के एक्शंस में इंटरफेयर नहीं करती हैं तो इसका मतलब मैन को लिबर्टी हासिल है। अगर स्टेट और सोसाइटी मैन के एक्शंस में इंटरफेयर करती हैं तो इसका मतलब मैन को लिबर्टी हासिल नहीं है। ये कंसेप्ट है ना सिंपल लिबर्टी का। J.S. मिल्स ने काफ़ी कुछ कहा है लिबर्टी के बारे में, आपको याद होगा, हमने वो सब डिस्कस किया था। मार्क्स कहते हैं कि भैया आपका जो कंसेप्ट है लिबर्टी का वो फॉल्स बिलीफ्स पे है, क्योंकि मैन का जो नेचर है वो सोशल है।
आप ये सोच रहे हो कि मैन के इंटरेस्ट और सोसाइटी के इंटरेस्ट आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, यानी सोसाइटी मैन के एक्शंस में इंटरफेयर करेंगी तो मैन को लिबर्टी हासिल नहीं होगी। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैन के इंटरेस्ट एक तरफ जा रहे हैं, सोसाइटी के इंटरेस्ट दूसरी तरफ जा रहे हैं। मार्क्स के हिसाब से असल में मैन के इंटरेस्ट और सोसाइटी के इंटरेस्ट कन्वर्ज होते हैं, क्योंकि मैन का जो नेचर है वो सोशल है। तो ये सब कुछ बातें कही मार्क्स ने लिबरलिज्म का जो कंसेप्ट है लिबर्टी का उसके बारे में। लेकिन मार्क्स खुद क्या बोलते हैं, असल में फ्रीडम है क्या? आपको पता है मार्क्स ने क्या बोला, फ्रीडम है क्या? मार्क्स देखो ये बोलते हैं, फ्रीडम असल में वो है जब मैन अपनी नेचर के हिसाब से एक्ट कर सके। वास्तव में होता क्या है, मैन सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने में लगा रहता है, नेसेसिटीज को पूरा करने में लगा रहता है। सारा दिन मैन कमाता रहता है, लेकिन असल में वो करना चाहता है वो नहीं कर पाता। इस चक्कर में मैन नेचर से क्रिएटिव है, मैन आर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहता है, लिटरेचर में पार्टिसिपेट करना चाहता है, लेकिन वो कर ही नहीं पाता क्योंकि वो सारा दिन अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने में लगा रहता है। जब कम्युनिज्म इस्टेब्लिश होगा तो सोसाइटी मैन की बेसिक नीड्स का ख्याल रखेगी। और देखो जब मैन की बेसिक नीड्स पूरा होंगी तो मैन को अपनी जरूरतों की चिंता नहीं रहेगी, मैन का जो क्रिएटिव नेचर है वो फिर से वापस आ जाएगा, मैन के पास फ्रीडम होगा। फ्रीडम कैसा? जो एलिनेशन के कंसेप्ट में हमने डिस्कस किया था, मैन मर्जी चाहे वो प्रोड्यूस कर सकेगा, अपने हिसाब से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकेगा। और चूंकि मैन क्रिएटिव है नेचर के हिसाब से आर्ट्स में पार्टिसिपेट करेगा, लिटरेचर में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि उसको चिंता नहीं होगी। जो कम्युनिज्म की सोसाइटी होगी वो मैन की बेसिक जरूरतों को पूरा करेगी। इस वजह से मैन जो है अपने नेचर के हिसाब से एक्ट कर सकेगा। यह है असली फ्रीडम। मार्क्स एक लाइन भी बोलते हैं, फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटीज, कोट, फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटीज, अनकोट। ये लाइन मार्क्स के द्वारा बोली जाती है। तो इसलिए मार्क्स ये कहते हैं फ्रीडम देखो कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है, जैसा लिबरलिज्म में बोला जाता है कि लिबर्टी एक अधिकार है, एक राइट है। जॉन लोग भी बोलते हैं राइट टू लिबर्टी के बारे में, मिल्स तो काफी डिटेल से बोलते हैं। मार्क्स कहते हैं फ्रीडम एक सर्टेन कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस जिनमें मैन अपने हिसाब से जो कुछ वो चाहता है उस हिसाब से एक्ट कर सकता है। और ये फ्रीडम मैन को कब हासिल होगी? ये तभी हासिल होगी जब कम्युनिज्म इस्टेब्लिश होगा। उस कम्युनिज्म में मैन की जो बेसिक जरूरतें हैं उनका ख्याल रखा जाएगा सोसाइटी के द्वारा, और मैन अपने नेचर के हिसाब से एक्ट कर सकेगा। तो ये मार्क्स का कंसेप्ट है फ्रीडम का। अब आती है मार्क्स की नेक्स्ट थ्योरी, कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑन सोशलिज्म। देखो सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी है, आप उस आइडियोलॉजी को कंफ्यूज मत कीजिएगा जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है सोशलिज्म की। दोनों अलग अलग चीजें हैं। कार्ल मार्क्स के हिसाब से सोशलिज्म एक इंटरमीडिएट स्टेज है। पहले है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में वर्कर्स के साथ शोषण हो रहा है। वर्कर्स जब कैपिटलिज्म एडवांस स्टेज में आ जाएगा तो वर्कर्स लेके आएंगे रेवोल्यूशन। अब देखो रेवोल्यूशन वर्कर्स लेके आएंगे, यानी पहले कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के पास जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेंगे वर्कर्स, यानी प्रॉपर्टी को कलेक्टिवली ओन किया जाएगा वर्कर्स के द्वारा। एक बार प्रॉपर्टी वर्कर्स के हाथ में आ गई, इसका मतलब क्या है? आपको पता है मार्क्स के हिसाब से इकोनॉमी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी है। जिसका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी पर कब्जा है, यानी जिसका मोड्स ऑफ प्रोडक्शन पे कब्जा है, जिसका प्रॉपर्टी पर कब्जा है, उसका कब्जा होगा स्टेट पर, यानी पॉलिटिक्स में भी उन्हीं का कब्जा होगा। अब कानून बनाए जाएंगे वर्कर्स के द्वारा, यानी वर्किंग क्लास के लोगों के द्वारा। और वर्किंग क्लास के लोग जो कानून बनाएंगे, पहले जो कैपिटलिस्ट थे वो लोग उन कानूनों को अब फॉलो करेंगे। इस प्रकार से इस्टेब्लिश होगी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट्स, यानी वो लोग जो प्रॉपर्टी लेस हैं उनकी डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश हो जाएगी। चेन ऑफ इवेंट्स आप समझ रहे हो ना? पहले क्या था? कैपिटलिज्म था, वर्कर्स का शोषण हो रहा था। वर्कर्स करते हैं रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन में क्या होता है? वर्कर्स प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हैं। प्रॉपर्टी पर एक बार कब्जा हो गया, पॉलिटिकल पावर अपने आप वर्कर्स के पास आ जाएगी। पहले देखो कैपिटलिज्म में क्या था? रिच का रूल था, यानी अमीर लोगों का रूल था। लेकिन एक बार प्रॉपर्टी पर वर्कर्स ने कब्जा कर लिया, पॉलिटिकल पावर वर्कर्स के हाथों में आ गई, यानी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट इस्टेब्लिश हो गई। मेजोरिटी लोगों का रूल आ गया। अब मेजोरिटी लोगों की इच्छाओं के हिसाब से कानून बनेंगे और उन्हें
फॉलो किया जाएगा पास्ट में जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे। तो ऐसे सिस्टम को मार्क्स के द्वारा कहा जाता है सोशलिज्म, जब सत्ता आ जाती है वर्कर्स के हाथों में। अब देखो, असल में मार्क्स सोशलिज्म नहीं चाहते, मार्क्स चाहते हैं कम्युनिज्म। याद कीजिए, मार्क्स क्या कहते हैं? कम्युनिज्म वो सिचुएशन है जब स्टेटलेस रूल आएगा, यानी क्लासलेस सोसाइटी होगी, स्टेटलेस सोसाइटी होगी, तब जाके कम्युनिज्म आएगा। लेकिन वर्कर्स के हाथों में सत्ता आ गई, ये सोशलिज्म आया है। सीधा कम्युनिज्म नहीं आ सकता, पहले सोशलिज्म आएगा फिर कम्युनिज्म आएगा। यानी सोशलिज्म जो है एक प्रकार से इंटरमीडियरी है, बिचौलिया है कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच का। एक बार वर्कर्स के हाथों में सत्ता आ गई यानी सोशलिज्म इस्टेब्लिश हो गया, तो वर्कर्स जो सत्ता में है वो इस प्रकार के स्टेप्स उठाएंगे ताकि कम्युनिज्म इस्टेब्लिश हो सके। सीधा कम्युनिज्म इसलिए इस्टेब्लिश नहीं हो सकता क्योंकि इंस्टीट्यूशंस पर, दूसरी चीजों पर कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों की छाप है। वो जो छाप है वो धीरे धीरे जाएगी और उस छाप को खत्म करने के लिए वर्कर्स का सत्ता में आना जरूरी है। जब डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट इस्टेब्लिश होगी, वो काम करेंगे, कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों की जो छाप है इंस्टीट्यूशंस पे उसे खत्म किया जा सके और धीरे धीरे कम्युनिज्म इस्टेब्लिश हो, यानी क्लासलेस सोसाइटी इस्टेब्लिश हो, स्टेटलेस सोसाइटी इस्टेब्लिश हो। वास्तव में मार्क्स स्टेट चाहते ही नहीं है, जबकि सोशलिज्म में तो आपको पता है स्टेट है। स्टेट पर कब्जा किसका है? स्टेट पर कब्जा है वर्कर्स का। लेकिन मार्क्स के हिसाब से ये सिर्फ इंटरमीडिएट स्टेज है, फाइनल स्टेज तो कम्युनिज्म है। तो ये मार्क्स की थ्योरी है सोशलिज्म के बारे में, अभी खत्म नहीं हुई है, अभी इसे हम क्रिटिकली एसेस करेंगे। एक बात ये भी याद रखिएगा, मार्क्स ये भी बोलते हैं कैपिटलिज्म में तो आपको पता है वर्कर्स का शोषण होता है, जितना वो काम करते हैं उस हिसाब से उनको वेजेस नहीं मिल पाते, यानी रिवॉर्ड्स का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। लेकिन एक बार सोशलिज्म आ जाएगा तो रिवार्ड्स का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक लाइन मार्क्स के द्वारा बोली जाती है, कोट, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, यानी सबको वर्क के हिसाब से और एबिलिटी के हिसाब से वेजेस मिलेंगे, ऐसा मार्क्स के द्वारा बोला जाता है। फिर से बोलता हूं, कोट, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, अनकोट। ये लाइन मार्क्स के द्वारा बोली जाती है जब वो सोशलिज्म की बात करते हैं। कैपिटलिज्म में वर्कर्स का जो हक है उसे चुरा लिया जाता है, लेकिन सोशलिज्म एक जस्ट सिस्टम है, इसमें वर्कर्स को रिवॉर्ड्स मिलेगा, उनके वर्क के हिसाब से फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा अवार्ड्स का। ये बात मार्क्स के द्वारा बोली जाती है सोशलिज्म के बारे में। अब हम क्रिटिकली एसेस करते हैं मार्क्स की जो थ्योरी है सोशलिज्म की, इसको। मार्क्स ने जो थ्योरी दी उसके हिसाब से देखो, रशिया में रेवोल्यूशन आया 1917 में, लेकिन मार्क्स ने जैसा सोचा था कि एक बार रेवोल्यूशन आ जाएगा, कुछ ही दिनों के लिए स्टेट रहेगा, बाद में स्टेटलेस सोसाइटी और क्लासलेस सोसाइटी इस्टेब्लिश हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो लोग रेवोल्यूशन लेके आए थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, उन्हीं का रूल इस्टेब्लिश हो गया, स्टेट पर उन्हीं का कब्जा हो गया, और खास करके एलीट लोगों का। लेनिन के बाद जो लीडर्स आए, जैसे स्टालिन या फिर जो भी बाद में थिंकर्स आए, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी पर कब्जा कर लिया और उन्होंने स्टेट पर कब्जा कर लिया। उन्होंने बाद में ऐसा कोई काम किया ही नहीं कि स्टेटलेस सोसाइटी इस्टेब्लिश हो या फिर क्लासलेस सोसाइटी इस्टेब्लिश हो, ऐसा कोई काम नहीं किया गया वहां पर। यानी कहने का एसेंस क्या है, रशिया, क्यूबा जैसे देशों में रेवोल्यूशन आया और रेवोल्यूशन के बाद क्या होना था, सोशलिज्म इस्टेब्लिश होना था और फिर कम्युनिज्म इस्टेब्लिश होना था। लेकिन रेवोल्यूशन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी जिन्होंने रेवोल्यूशन को लीड किया, उन्होंने ही स्टेट पर कब्जा कर लिया, और जो ट्रांजिशनल स्टेट थी वो ट्रांजिशनल स्टेट ही परमानेंट स्टेट बन गई। यानी जो इंटरमीडिएट स्टेज थी वो परमानेंट स्टेज बन गई और कम्युनिज्म कभी आया ही नहीं। होना तो ये चाहिए था, रेवोल्यूशन के बाद जो सरकार आई, यानी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, वो स्टेप्स लेती और स्टेट धीरे धीरे खत्म हो जाता, यानी विद्रव्य हो जाता। लेकिन बजाय ऐसा होने के, स्टेट तो बल्कि और भी ज्यादा पावरफुल हो गया, स्टेट तो टोटलिटेरियन बन गया। यानी एसेंस यही निकलता है, मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर रेवोल्यूशंस आई कई देशों में, लेकिन वहां पे जैसा मार्क्स ने कामना की थी कम्युनिज्म इस्टेब्लिश होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो ट्रांजिशनल स्टेज थी वही परमानेंट स्टेज होकर रह गई और स्टेट कभी विद्रव्य हुआ ही नहीं, क्लासलेस सोसाइटी, स्टेटलेस सोसाइटी कभी बनी ही नहीं। तो ये हमने कार्ल मार्क्स की थ्योरी जानी सोशलिज्म के बारे में। अब लास्ट में हम डिस्कस करते हैं मार्क्स थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। वैसे तो इस थ्योरी को हम टुकड़ों में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अलग से भी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मार्क्स थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन क्या है। रेवोल्यूशन का मतलब होता है, देखो, कंप्लीट चेंज। जब पुराना ऑर्डर खत्म हो जाता है, नया ऑर्डर
उसे रिप्लेस करता है तो इसका मतलब रेवोल्यूशन आ चुका है। मार्क्स के हिसाब से पुराने जो रिलेशंस हैं प्रोडक्शन के, जैसे पुराने क्या था, कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के पास प्रॉपर्टी थी, उनका मोड्स ऑफ प्रोडक्शन पे कब्जा था और वो वर्कर्स का शोषण कर रहे थे। वर्कर्स हैव नोट्स, कैपिटलिस्ट हैव्स। ये जो रिलेशन है चेंज हो जाता है, यानी वर्कर्स का कब्जा हो जाएगा प्रॉपर्टी पर, वर्कर्स हैव्स बन जाएंगे और कैपिटलिस्ट क्लास के लोग हैव नोट्स बन जाएंगे। तो ये रेवोल्यूशन है। यानी मार्क्स का मतलब है रेवोल्यूशन से कि रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में बदलाव आता है, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में बदलाव आता है, तो ये रेवोल्यूशन है। मार्क्स इसे एक्सप्लेन करते हैं डायलेक्टिक्स के कंसेप्ट से। याद कीजिए मार्क्स ने हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म या फिर थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल में क्या कहा था। मार्क्स ने कहा था आप सोसाइटीज की हिस्ट्री उठा के देखिए, यानी हमेशा से सोसाइटी में दो क्लासेस के बीच कन्फ्लिक्ट रहा है। एक तरफ है एक्सप्लॉइटर क्लास जो एक्सप्लॉइट करती है, दूसरी तरफ है एक्सप्लॉइटेड क्लास। इसे आप ओनर या फिर नॉन ओनर क्लास भी कह सकते हो। ये कॉन्ट्राडिक्शन चला आ रहा है, यानी डायलेक्टिक्स जो है मैटर का वो चला आ रहा है, और ये कॉन्ट्राडिक्शन तभी खत्म होगा जब रेवोल्यूशन इस्टेब्लिश होगा। याद कीजिए हमने ये भी डिस्कस किया था, मार्क्स कहते हैं रेवोल्यूशन तो देखो आना ही है, रेवोल्यूशन इज बाउंड टू कम। हमने ये डिस्कस किया था कैपिटलिस्ट अपनी कब्र खुद ही खोदते हैं। कैसे? क्योंकि जब कैपिटलिज्म एडवांस स्टेज में होता है तो वर्कर्स का जो शोषण है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है, क्लास इन इटसेल्फ बिकम्स क्लास फॉर इटसेल्फ। और ये क्या है क्लास इन इटसेल्फ? क्लास फॉर इटसेल्फ क्या है? ये कॉन्शियसनेस की स्टेज है। सब हमने डिस्कस कर रखा है, बस सिस्टमैटिक ढंग से अब रिवोल्यूशन की थ्योरी हम डिस्कस कर रहे हैं। मार्क्स कहते हैं कैपिटलिज्म में वर्कर्स का शोषण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एडवांस स्टेज में जब कैपिटल आ जाता है तो वर्कर्स मजबूर हो जाते हैं रेवोल्यूशन करने के लिए, यानी क्लास इन इटसेल्फ स्टेज जो है वो तब्दील हो जाती है क्लास फॉर इटसेल्फ स्टेज में। मैं रिवाइज करवा देता हूं फिर से, क्लास इन इटसेल्फ स्टेज क्या है और क्लास फॉर इटसेल्फ स्टेज क्या है। मार्क्स कहते हैं देखो कॉन्शियसनेस की दो स्टेज होती हैं। पहली स्टेज क्लास इन इटसेल्फ। इस स्टेज में वर्कर्स को पता लग जाता है कि उनकी क्लास क्या है, किस क्लास में वो आते हैं। उनको ये पता लग जाता है वर्किंग क्लास के जो इंटरेस्ट हैं वो अलग हैं कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के इंटरेस्ट से। तो ये स्टेज है क्लास इन इटसेल्फ स्टेज। उसके बाद आती है दूसरी स्टेज क्लास फॉर इटसेल्फ स्टेज। ये वो स्टेज है जब वर्कर्स को ये बात रियलाइज हो जाती है कि देखो कैपिटलिस्ट क्लास और वर्किंग क्लास के लोगों के इंटरेस्ट ना सिर्फ अलग हैं बल्कि कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। यानी अगर कैपिटलिस्ट क्लास के लोग अपना इंटरेस्ट सर्व करने की कोशिश करेंगे तो वर्किंग क्लास के जो इंटरेस्ट हैं वो प्रभावित होंगे ही होंगे, क्योंकि दोनों क्लासेस के जो इंटरेस्ट हैं आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। दोनों क्लासेस एक साथ सरवाइव कर ही नहीं सकती, एक को तो जाना ही पड़ेगा। और ये कब होगा? ये होगा जब कैपिटलिज्म एडवांस स्टेज में होगा, पहले नहीं होगा। जब कैपिटलिज्म बिल्कुल एडवांस स्टेज में आ जाएगा तब ये होगा और वर्कर्स जो हैं वो रेवोल्यूशन कर देंगे। वैसे कंडीशंस भी बताते हैं मार्क्स अलग से, किन कंडीशंस में रेवोल्यूशन आ सकता है। मार्क्स कहते हैं देखो जब कैपिटलिज्म बिल्कुल एडवांस स्टेज में होगा, पीक पर होगा, तो सिर्फ बड़े उद्योगपति रहेंगे, बड़े कैपिटलिस्ट रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अंबानी, अदानी। जो छोटे छोटे पूंजीपति हैं, छोटे छोटे जो कैपिटलिस्ट हैं वो भी मासिस को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि कैपिटलिज्म जब एडवांस स्टेज में आएगा जो छोटे छोटे कैपिटलिस्ट लोग हैं वो भी तबाह होने स्टार्ट हो जाएंगे, वो भी वर्कर्स के साथ आ जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, यह काफी इंपॉर्टेंट है। मार्क्स कहते हैं जब कैपिटलिज्म पीक पे होगा, जब बिल्कुल थोड़े बहुत लोगों के हाथों में पैसा रह जाएगा, अंबानी अदानी टाइप लोगों के पास में, और जो छोटे छोटे कैपिटलिस्ट हैं वो भी मासिस को ज्वाइन कर लेंगे, वो वर्कर्स के साथ आ जाएंगे। तो सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, एक तरफ पैसा, वेल्थ और जो इकोनॉमी के दूसरे पैरामीटर्स हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड हैं कुछ ही हाथों में, और दूसरी तरफ गरीबी है हर एक जगह, मासिस के पास कुछ नहीं है। यानी सोसाइटी में इनइक्वालिटीज बहुत ही ज्यादा हैं, सोसाइटी में बहुत ज्यादा डिसइक्विलिब्रियम है। इस सिचुएशन में वर्कर्स रेवोल्यूशन करेंगे, प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेंगे और डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट इस्टेब्लिश होगी। वर्कर्स के पास प्रॉपर्टी होगी तो पॉलिटिकल पावर पे भी कब्जा होगा, अपने पक्ष में कानून बनाए जाएंगे, यानी फिर से इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा सोसाइटी में। तो ये है मार्क्स की थ्योरी रेवोल्यूशन के बारे में। आप सब लिखिएगा, शुरुआत में आप लिखिएगा रेवोल्यूशन का मतलब कंप्लीट चेंज, जब मोड्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाएंगे, जब रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाएंगे। और आप ये भी लिखिएगा रेवोल्यूशन आएगी कैसे? रेवोल्यूशन तब आएगी जब क्लास इन इटसेल्फ क्लास फॉर इटसेल्फ बन जाएगी। आप कॉन्शियसनेस की दोनों स्टेजेस को एक्सप्लेन कीजिएगा
और ये भी लिखिएगा जो छोटे छोटे कैपिटलिस्ट क्लास के लोग हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जब कैपिटलिज्म पीक पे होगा, वो भी मासिस को ज्वाइन कर लेंगे। आप ये भी लिखिएगा कि कैपिटलिज्म जब पीक पे होगा तो सोसाइटी में डिसइक्विलिब्रियम होगा और रेवोल्यूशन होगा तो उसके बाद इक्विलिब्रियम सोसाइटी में इस्टाब्लिश होगा। तो ये है मार्क्स की थ्योरी रेवोल्यूशन के बारे में। और एक वैसे मार्क्स के जो व्यूज़ क्या हैं स्टेट के बारे में वो हम यहाँ भी कवर कर सकते हैं, लेकिन स्टेट हमारा अलग से टॉपिक है। पॉलिटिकल थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तो उस समय हम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, वेरियस जो आइडियोलॉजीज हैं या फिर वेरियस जो स्कूल्स हैं उनके व्यूज़ क्या है स्टेट के बारे में। उसी समय हम पढ़ेंगे मार्क्स के क्या व्यूज़ हैं स्टेट के बारे में, क्योंकि उस समय कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से कवर होगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।